हेडिंग डालिए हर्यक वंश 542 ईसा पूर्व से और 412 ईसा पूर्व तक। महाजनपद के बारे में हम पढ़ रहे हैं। इसके पहले हमने सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ी जो 2500 ईसा पूर्व से 1500 ईसा पूर्व तक रही। उसके बाद हमने वैदिक काल पढ़ा जो 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक रहा। उसके बाद हमने उत्तर वैदिक काल पढ़ा जो 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक रहा। उसके बाद क्या है, जो आगे लोग आए थे ये भारत के छोटे छोटे हिस्सों में विभाजित हो गए और फिर जब ये विभाजित हुए तो इन्होंने क्या किया, अपना अपना साम्राज्य खड़ा कर दिया। और इस तरह कितने 16 महाजनपद यानी 16 महाजनपद राज्यों की इन्होंने स्थापना करी। सबसे पहले लिखना है हर्यक वंश 542 ईसा पूर्व से 412 ईसा पूर्व में। इसमें लिखना संस्थापक बिंबिसार, संस्थापक बिंबिसार था। संस्थापक बिंबिसार था। इसे सिरोनिका के नाम से भी जाना गया। इसे सिरोनिका के नाम से भी जाना गया है। इसे किस नाम से जाना गया है? सिरोनिका के नाम से भी इसे जाना गया है। अगला पॉइंट लिखना बिंबिसार के समय में ही, बिंबिसार के समय में ही मगध साम्राज्य अस्तित्व में आया था। बिंबिसार के समय में ही मगध साम्राज्य अस्तित्व में आया था। हो गया। जो बिंबिसार थे, बिंबिसार के समय में ही ये मगध साम्राज्य अस्तित्व में आया था। लिख लिया। अगला प्रश्न इसी के आगे पॉइंट लिखना, ये गौतम बुद्ध जी के समकालीन थे। हमने बौद्ध धर्म और जैन धर्म में पढ़ा। तो बौद्ध धर्म में गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ, इन्हें महापरिनिर्वाण यानी मृत्यु कब हुई, 500 ईसा पूर्व के आसपास ही था। तो ये किसके समकालीन थे? गौतम बुद्ध के। अगला पॉइंट लिखना, ये भारतीय इतिहास का ऐसा पहला शासक हुआ, यह भारतीय इतिहास का ऐसा पहला शासक हुआ जिसके पास स्थायी सेना थी। क्या थी इसके पास? स्थायी सेना। ये भारतीय इतिहास का ऐसा पहला शासक हुआ जिसके पास स्थायी सेना थी। हो गया। अगला पॉइंट लिखें, इसने अपना विवाह कौशला देवी के साथ रचाया। इसने अपना विवाह कौशला देवी, इसने अपना विवाह कौशला देवी के साथ रचाया। इसने अपना विवाह कौशला देवी के साथ रचाया और कौशला देवी कौशल महाजनपद की राजकुमारी थी। और जो कौशला देवी है ये कहाँ की? कौशल महाजनपद की ये राजकुमारी थी। इसी के आगे लिखना, कौशला देवी राजा प्रसेनजीत की बहन थी। कौशला देवी राजा प्रसेनजीत की बहन थी। प्रसेनजीत ये किसकी बहन थी? राजा प्रसेनजीत की बहन थी। हो गया। अगला पॉइंट लिखना, बिंबिसार को काशी नामक क्षेत्र दहेज में प्राप्त हुआ था। बिंबिसार को काशी नामक क्षेत्र
दहेज में प्राप्त हुआ था। बिंबिसार को काशी नामक क्षेत्र दहेज में, आजकल जैसे सरकारी नौकरी लग जाएगी आप लोगों की, बच्चियों की लग जाएगी तो दहेज देना नहीं पड़ेगा, बच्चों की लग जाएगी तो क्या होता है, मांग होती है दहेज की। तो ऐसे ही उस समय भी था कि इन्होंने राजा प्रसेनजीत की बहन कौशला के साथ विवाह रचाया और क्षेत्र कौन सा दहेज में मिला, काशी क्षेत्र से दहेज में मिला था। अब यही लिख लेना, काशी की राजधानी बनारस थी, काशी की राजधानी बनारस थी, काशी की राजधानी बनारस थी। हो गया। अगला पॉइंट लिखना, बिंबिसार के द्वारा अंग महाजनपद को भी जीता गया, अंग महाजनपद, अंग महाजनपद, बिंबिसार के द्वारा अंग महाजनपद को भी जीता गया था। इसी के आगे लिखना, अंग की राजधानी चंपा थी, अंग की राजधानी चंपा, अंग की राजधानी चंपा थी। हो गया। अगला पॉइंट, बिंबिसार ने अपने शाही वैद्य को उज्जैन भेजा था, बिंबिसार ने अपने शाही वैद्य को उज्जैन भेजा था, शाही वैद्य को उज्जैन भेजा था। और शाही वैद्य का नाम लिखना, शाही वैद्य का नाम जीवक था। शाही वैद्य का मतलब जैसे बड़ी बड़ी फैमिली होती है, रिच फैमिली होती है, तो वो अपना एक पर्सनल डॉक्टर रखते हैं। ये ऐसे ही राजा थे, इन्होंने क्या किया, जो जीवक था डॉक्टर, इसे अपना शाही वैद्य बना लिया। जब उज्जैन में तबीयत खराब हुई किसी राजा की, राजकुमार की, तो उन्होंने क्या किया, उज्जैन में से अपने शाही वैद्य को भेजा था। ये भी प्रश्न पूछा गया, इसलिए लिखवाया पॉइंट। अगला पॉइंट लिखना, बिंबिसार को सेनिया के नाम से ही जाना गया, सेनिया, सेनिया यानी बड़ी सेना का मालिक, बड़ी सेना का मालिक। बिंबिसार को सेनिया के नाम से भी जाना गया, जिसका अर्थ बड़ी सेना का मालिक, बड़ी सेना का मालिक। हो गया। अगला पॉइंट लिखना, इसकी हत्या इसके पुत्र अजात शत्रु, बिंबिसार की हत्या कौन कर देता है, इसी का पुत्र अजात शत्रु, अजात शत्रु। बिंबिसार की हत्या इसका बेटा अजात शत्रु कर देता है और अगला शासक अजात शत्रु बनता है। वंश वही रहेगा, अनेक वंशी, इसने अपने पिता को मार दिया और खुद सिंहासन पर बैठ गया, तो अगला शासक अजात शत्रु। हेडिंग डालो, अजात शत्रु, अजात शत्रु। इसमें लिखना, डल गई हेडिंग, इसमें लिखना, अजात शत्रु के द्वारा क्रूर नीतियों को अपनाया गया, क्रूर नीतियों को अपनाया गया। अजातशत्रु के द्वारा क्या किया गया, क्रूर नीतियों को अपनाया गया। हो गया। अगला इसी के आगे लिखना, इसने अपने मामा, इसका मामा कौन, इसका मामा कौन, प्रसेनजीत। भाई इसकी मम्मी का नाम क्या था, कौशला, पिता का नाम बिंबिसार, मामा का नाम प्रसेनजीत। इसने अपने मामा प्रसेनजीत की हत्या कर दी, इसने अपने मामा प्रसेनजीत की हत्या कर दी और मामा की लड़की के साथ विवाह रचाया, और मामा की लड़की के साथ विवाह रचाया।
मामा की लड़की का नाम भी लिख लेना। मामा की लड़की का नाम था बज्जिरा। क्या नाम था? बज्जिरा। इसने अपने मामा प्रसेनजीत की हत्या कर दी और फिर उस मामा की लड़की के साथ विवाह रचा लिया। हो गया। अगला पॉइंट लिखना, आजाद शत्रु के द्वारा वैशाली को भी जीता गया। आजाद शत्रु के द्वारा वैशाली को भी जीता गया। वैशाली जो महाजनपद थे ना, अब जैसे इसने किसके साथ विवाह किया? कौशला देवी के साथ। ये कहाँ की राजकुमारी थी? कौशला की। जबकि ये थे कहाँ की? महाजनपद, मगध की। अब क्या किया इन्होंने? वैशाली क्षेत्र को किसने जीता? आजाद शत्रु। इसके आगे लिखना, और इसके द्वारा 2 किलों का भी निर्माण कार्य पूरा कराया गया। यहाँ पे लिखो, इसके द्वारा 2 किलों का निर्माण कराया गया। इसके द्वारा 2 किलों का निर्माण कराया गया। इसके द्वारा 2 किलों का निर्माण कराया गया। पहला लिखना राजगृह किला, राजगृह किला, और दूसरा लिखना जलदुर्ग किला। पहला राजगृह किला और दूसरा लिखना जलदुर्ग, जलदुर्ग किला। और ये दोनों स्थित कहाँ थे? तो वर्तमान बिहार राज्य में स्थित है। राजगृह किला और जलदुर्ग किला। हो गया। अगला पॉइंट, अब जब इसने अपने पिता की हत्या करेगी तो अब इसका पुत्र इसकी हत्या कर देगा। भाई जैसा बीज बोओगे वैसे ही फसल आप काटोगे। तो अगला पॉइंट लिखना, इसकी हत्या इसके बेटे उदाइन के द्वारा कर दी गई। इसकी हत्या इसके बेटे उदाइन के द्वारा कर दी गई। इसकी हत्या इसके बेटे उदाइन के द्वारा कर दी गई। हेडिंग डालना उदाइन। उदाइन, इसके आगे लिखना, उदाइन के द्वारा पाटलिपुत्र नामक शहर की स्थापना की गई। कौन से शहर की? पाटलिपुत्र। इसके द्वारा पाटलिपुत्र शहर की स्थापना की गई। और इसने पाटलिपुत्र को अपनी राजधानी बनाया। स्थापना भी इसने पाटलिपुत्र की और राजधानी भी इसने पाटलिपुत्र को बनाया। लिख लिया। अगला लिखना पॉइंट, उदाइन की मौत के बाद, उदाइन की मौत के बाद, उदाइन की मौत के बाद यह वंश कम शक्तिशाली रह गया। उदाइन की मौत के बाद यह वंश कम शक्तिशाली रह गया। हो गया। और नागदशक इस वंश का आखिरी शासक हुआ। नागदशक, नागदशक इस वंश का आखिरी शासक हुआ। नागदशक इस वंश का आखिरी शासक हुआ। हो गया। हेडिंग डालना नागदशक। नागदशक के आगे लिखना, नागदशक की हत्या इसके प्रधानमंत्री के द्वारा कर दी जाती है। नागदशक की हत्या इसके प्रधानमंत्री के द्वारा कर दी जाती है। प्रधानमंत्री का नाम लिखना शिशुनाग। शिशुनाग। नागदशक की हत्या इसके प्रधानमंत्री के द्वारा कर दी जाती है। प्रधानमंत्री का नाम शिशुनाग। हो गया।
अगला पॉइंट लिखना, शिशुनाग के द्वारा नए वंश की, शिशुनाग के द्वारा नए वंश की स्थापना की गई। शिशुनाग के द्वारा नए वंश की स्थापना की गई। हो गया, हेडिंग डालो, कौन सा वंश? शिशुनाग वंश, शिशुनाग वंश, शिशुनाग वंश। एक वंश हमने पढ़ लिया हर्यक, अब शिशुनाग और फिर नंद। जैसे ही नंद खत्म होगा तो मौर्य साम्राज्य आएगा। अब ये तालाब, ये कुआं, ये वंश हो गया और ये साम्राज्य हो गया। अंतर पता चल गया। कुछ समय के लिए रहा, छोटे क्षेत्र के लिए रहा तो वंश, बड़े समय के लिए रहा, क्षेत्र ज्यादा रहा, ज्यादा युद्ध वगैरह किए तो हो गया साम्राज्य। तो ये तीन पहले वंश हुए, फिर उसके बाद मौर्य साम्राज्य आया। बात करें शिशुनाग वंश की, इसमें लिखना शिशुनाग के द्वारा, या तो नाग लिख लो या फिर नाग लिख लो, ठीक। याद रखना है कि ये शिशुनाग है। शिशुनाग के द्वारा अवंती क्षेत्र को जीता गया। शिशुनाग के द्वारा अवंती क्षेत्र को जीता गया और इसने अपनी राजधानी वैशाली को बनाया, और इसने अपनी राजधानी वैशाली को बनाया। यहाँ कंफ्यूज नहीं होना, कौन राजा आया उसने अपनी राजधानी स्थानांतरित करी। भाई समय के हिसाब से जो राजधानी सुरक्षित थी, जो शहर सुरक्षित था, उसी के हिसाब से अपनी राजधानी स्थानांतरित करते रहे। अब जैसे मान के चलो खजुराहो है छतरपुर जिले का, यहाँ ना तो कहीं से बाढ़ आनी है, ना भूकंप के साक्ष्य वगैरह अभी तक मिले, ठीक, और न आग वगैरह की समस्या की। इतना बड़ा जंगल होगी, आग लग जाए तो खजुराहो जल जाए। ऐसे ही ये जितने राजा हुए, इन्होंने क्या किया, अपनी राजधानी स्थानांतरित करते रहे। स्थानांतरित क्यों करते रहे? अब जैसे इसने नागदशक की हत्या की, अब नागदशक के परिवार वाले भी थे, अब वो दोबारा सेना खड़ी करके इसके ऊपर हमला ना कर दे, इसलिए इसने अपनी राजधानी पाटलिपुत्र से वैशाली ले गया, ताकि वहाँ अपनी सेना फिर से संगठित कर दे, सुसज्जित कर दे, किले का निर्माण कर दे, घेराबंदी कर दे, ताकि अन्य कोई फिर से लड़ाई करने ना आ जाए, ठीक। अगला पॉइंट लिखना, राजधानी वैशाली को बनाया। इसका उत्तराधिकारी इसी का बेटा कालाशोक हुआ। इसका उत्तराधिकारी कौन हुआ? कालाशोक, कालाशोक हुआ। हेडिंग डालना कालाशोक, हेडिंग डालना कालाशोक। हो गया। कालाशोक में लिखना, कालाशोक के समय में, कालाशोक के समय बौद्ध, कालाशोक के समय बौद्धों की दूसरी परिषद, कालाशोक के समय बौद्धों की दूसरी परिषद आयोजित की गई थी। कालाशोक के समय में बौद्धों की दूसरी परिषद आयोजित की गई थी। इसने अपनी राजधानी वैशाली से पाटलिपुत्र फिर से स्थापित करी। इसने अपनी राजधानी वैशाली से पाटलिपुत्र पुनः स्थापित करी। अब पिताजी ले गए थे पाटलिपुत्र से वैशाली, पुत्र आए तो पुत्र ने फिर से क्या किया, वैशाली से पुनः पाटलिपुत्र ले गए।
राजा महापद्मा के द्वारा कर दी जाती है। राजा महापद्मा। कालाशोक की हत्या राजा महापद्मा के द्वारा कर दी जाती है। हो गया। और राजा महापद्मा के द्वारा एक नए वंश और राजा महापद्मा के द्वारा एक नए वंश, कौन सा वंश? अर्यक शिशुनाग फिर नंद वंश, इसके द्वारा कालाशोक की हत्या कर दी जाती है और एक नए वंश नंद वंश की स्थापना की जाती है। हेडिंग डालना नंद वंश। नंद वंश भारतीय इतिहास में पहला गैर क्षत्रिय वंश। भारतीय इतिहास में पहला गैर क्षत्रिय वंश था ये। भारतीय इतिहास में पहला गैर क्षत्रिय वंश कौन सा? नंद वंश। अगला इसमें लिखना पहले शासक राजा महापद्मा, क्योंकि इन्होंने किसकी हत्या कर दी थी? कालाशोक। राजधानी कहाँ ले गए? वैशाली से पुनः पाटलिपुत्र। पहले शासक राजा महापद्मा। राजा महापद्मा। अब आगे लिखना इसको सर्वक्षत्रंतक के नाम से जाना गया। सर्वक्षत्रंतक। सर्वक्षत्रंतक का अर्थ होता है सभी क्षत्रियों को उखाड़ फेंकने वाला। उखाड़ फेंकने वाला। फेंकने वाला। तो सभी क्षत्रियों को उखाड़ फेंकने वाला, इसे किस नाम से जाना गया? सर्वक्षत्रंतक। हो गया। इसे उग्रसेन के नाम से भी जाना गया। उग्रसेन। इसे उग्रसेन के नाम से भी जाना गया। हर्यक वंश में क्या लिखा था? हर्यक वंश में लिखा था इसे सेनिया के नाम से जाना गया। तो सेनिया का मतलब भी बड़ी सेना का मालिक, और यहाँ लिखना इसे उग्रसेन के नाम से जाना गया, इसका भी मतलब लिख लेना बड़ी सेना का मालिक। उग्र का मतलब क्या होता है? तेज। ठीक। उग्रसेन के नाम से भी जाना गया। यह भारतीय इतिहास में पहला साम्राज्य निर्माणकर्ता बना। यह भारतीय इतिहास में पहला साम्राज्य निर्माणकर्ता बना। हो गया। इसके 8 बेटे थे। 8। इसके 8 बेटे थे, जिसके 8 बेटे थे। इसके 8 बेटे थे, जिनमें से घनानंद अगला उत्तराधिकारी बना। जिनमें से घनानंद अगला उत्तराधिकारी बना। जिनमें से घनानंद अगला उत्तराधिकारी बना। हेडिंग डालना घनानंद। 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 हो गया।
इसमें देखो यह नंद वंश का आखिरी शासक था। अभी हमने देखो हर्यक वंश पढ़ा, उसमें 4-5 शासक थे। शिशुनाग पढ़ा, उसमें 2-3 शासक थे। जैसे ही नंद वंश है तो राजा महापद्मा ने स्थापना करी, वो घनानंद अगला शासक है और ये आखिरी शासक थे। जिसमें लिखना घनानंद इस वंश का आखिरी शासक था। इसी के समय में अलेक्जेंडर के नाम से आपको याद नहीं आ रहा होगा, लेकिन सिकंदर के नाम से कुछ याद आ जाएगा। अलेक्जेंडर पुस्तक में लिख लेना। सिकंदर भारत की ओर बढ़ा 326 ईसा पूर्व में 326 ईसा पूर्व में हिडाप्सस नामक युद्ध लड़ा गया। हिडाप्सस नामक युद्ध लड़ा गया। हिडाप्सस मतलब जैसे खजुराहो एक नाम है स्थल का, ऐसे ही हिडाप्सस था एक स्थल का नाम है, तो वहाँ ये युद्ध लड़ा गया। समझिए। अब इसमें युद्ध में युद्ध होगा तो 2 या 2 से अधिक लोग भी भाग लेंगे। तो इसमें एक तरफ से लिखना अलेक्जेंडर, एक तरफ से लिखना पोरस। 326 ईसा पूर्व में ये युद्ध हुआ। एक तरफ सिकंदर, एक तरफ राजा पोरस, हो गया। इसमें लिखना यह युद्ध झेलम नदी के किनारे हुआ था। नहीं, नीचे से पॉइंट बना के लिखो। यह युद्ध झेलम नदी के किनारे हुआ था। यह युद्ध झेलम नदी के किनारे हुआ था। हो गया। इसी में लिखना इस युद्ध में राजा पोरस के द्वारा अधिक बिरला प्रदर्शन किया गया। इस युद्ध में राजा पोरस के द्वारा अधिक बिरला प्रदर्शन किया गया। बिरला प्रदर्शन किया गया। हो गया। लेकिन वह इस लड़ाई में हार गया। फिर भी सिकंदर के द्वारा राजा पोरस की प्रशंसा या तारीफ की गई। फिर भी सिकंदर के द्वारा राजा पोरस की प्रशंसा या तारीफ, आप जो भी लिखना चाहें, तारीफ की गई। हो गया। अगला पॉइंट, इस लड़ाई के बाद जब वो झेलम, 7 नदियां देखी थी अपन ने सिंधु घाटी सभ्यता में, जब वो झेलम को पार करके आया फिर व्यास नदी मिली उसे। इसमें लिखना इस लड़ाई के बाद सिकंदर व्यास नदी के ओर बढ़ा। इस लड़ाई के बाद सिकंदर व्यास नदी की ओर बढ़ा। इस लड़ाई के बाद सिकंदर व्यास नदी की ओर बढ़ा। लेकिन उसकी सेना ने
लेकिन उसकी सेना ने ब्यास नदी को पार करने से मना कर दिया। लेकिन उसकी सेना ने ब्यास नदी को पार करने से मना कर दिया। आपकी इतिहास की क्लास चल रही है, तो नाम ऐसे बताऊंगा, आप उनके सीरियल ही हैं, उनके बारे में अगर अच्छे से जानना हो, डीपली अध्ययन करना हो, तो वो दोनों चीज़ें हैं। एक अभी अपना चंद्रगुप्त मौर्य वंश चलेगा, जिसमें चंद्रगुप्त मौर्य कौन कौन देखता है, किस किसने देखा है? एक ये सीरियल है, यूट्यूब पे मिल जाएगा, आपको बचपन से नहीं देखना है। जब ये युद्ध होता है 326 ईसा पूर्व में राजा पोरस और सिकंदर के मन, उसके बाद से देखना है कि जब सिकंदर भारत आया तो इसने कैसे सिकंदर की सेना को भ्रमित कर दिया। ठीक, ये रियलिटी थी। अब जैसे उसमें इतिहास की बुक्स में लिखा है कि ये सिकंदर की सेना ने ब्यास नदी को पार करने से मना कर दिया, तो उसमें हाथ किसका था? एक तो चंद्रगुप्त मौर्य और एक चाणक्य, जिसे कौटिल्य विष्णुगुप्त के नाम से भी जाना। ये गुरु थे इसके, चंद्रगुप्त मौर्य। इन्होंने एक तरकीब ऐसी लगाई कि अगर ये सिकंदर यहाँ आ गया भारत में, अभी तो ये इसने झेलम नदी पर ही हिडाप्सस का युद्ध लड़ा है, ये जीत गया। अब कहाँ आ रहा है? ये ब्यास नदी को पार कर रहा है। इसी नदी पर इसकी सेना के दिमाग में ऐसा भ्रम पाल दो कि यहाँ आओगे तो यहाँ से जिंदा वापस नहीं आओगे। तो फिर क्या हुआ? सिकंदर की सेना ने विद्रोह कर दिया कि नहीं, हम बहुत वर्षों से आपके साथ युद्ध कर रहे हैं, अब हमें आगे जाना नहीं है, हमें अपने घर वापस लौटना है। क्योंकि सिकंदर दुनिया को जीतने निकला था। आपने इतिहास पढ़ा होगा, 10वीं 9वीं में भी एक आध चैप्टर इतिहास का होगा कि सिकंदर दुनिया को जीतने निकला था, और जैसे ही वो भारत को जीतता तो उसकी विजय और ज़्यादा पक्की होती जाती, क्योंकि ज़्यादातर तो यही थे। बाकी सभ्यता हमने 4-5 पढ़वाई हैं आपको। मेसोपोटामिया की सभ्यता पढ़वाई है, सिंधु घाटी सभ्यता की पढ़वाई है, माया सभ्यता पढ़वाई है, चीन की सभ्यता पढ़वाई है। सभी जगह तो थे नहीं। आज जैसे अमेरिका हो गया, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप, ये पहले नहीं थे। पहले क्या था? एक साथ था, फिर ये धीरे धीरे इससे टुकड़े बढ़ते गए। ठीक, ज़्यादातर तो यही था। यहाँ जीत जाता तो क्या हो जाता? दुनिया का विजेता बन जाता। जैसे ही इसने झेलम नदी पर युद्ध लड़ा, उसके बाद ये ब्यास नदी की ओर बढ़ा, तो गुरु और चेला इनने इसकी सेना को भ्रमित कर दिया कि अगर तुमने ये नदी अगर पार कर ली हो, तुम युद्ध के लिए इस तरफ आ गए, तो जीवन में अगर जिंदा भी रहोगे तो अपने घर वापस नहीं लौट पाओगे। इस भ्रम के कारण सिकंदर की सेना ने ब्यास नदी को पार करने से मना कर दिया, अपने देश वापस लौट गए। और वापस लौट गए तो मैसेडोनिया कहा जाता था। मैसेडोनिया जो वर्तमान में मिस्र देश कहलाता है, ये वही मैसेडोनिया यानी ग्रीक देश का राजा था। मतलब जनजातियाँ थी, अपने यहाँ भी जनजातियाँ थी, वहाँ भी जनजातियाँ थी। तो वहाँ से ये सेना को इकट्ठा करके दुनिया को जीतने निकला था। ठीक, इसमें लिखना, इस लड़ाई के बाद सिकंदर की सेना ब्यास नदी की ओर बढ़ी, लेकिन सिकंदर की सेना ने ब्यास नदी को पार करने से मना कर दिया और सिकंदर अपने देश वापस लौट गया। यहाँ तक लिख लिया था। इसके आगे लिखो, सिकंदर का जन्म स्थान, सिकंदर का जन्म स्थान मैसेडोनिया, ये लिखा है मैसेडोनिया। सिकंदर का जन्म स्थान मैसेडोनिया हो गया। ये तो थोड़ा सिकंदर के बारे में जानकारी थी कि वो कब आया, 326 ईसा पूर्व के आसपास आया।
उसने राजा पोरस से हिडाप्सस का युद्ध लड़ा, जिसमें हिडाप्सस के युद्ध में सिकंदर जीत गया और राजा पोरस हार गया। इसके बाद वो झेलम नदी के बाद वो ब्यास नदी की ओर बढ़ा, लेकिन सेना ने उपद्रव कर दिया, वापस लौट गया। इतना ही पेपर में पूछा जाता है सिकंदर के बारे में। अब बात किसकी चल रही थी? घनानंद की। तो घनानंद की अगला पॉइंट लिखना है इसी में। वर्ष 323 ईसा पूर्व में, वर्ष 323 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य राजा घनानंद की हत्या कर देता है। वर्ष 323 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य राजा घनानंद की हत्या कर देता है। हो गया। और चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा एक नए वंश की नींव रखी जाती है। और चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा एक नए वंश की नींव रखी जाती है। क्या नाम है उस वंश का? मौर्य साम्राज्य। एक नए वंश की नींव रखी जाती है। तो हेडिंग डालना मौर्य साम्राज्य 323 ईसा पूर्व से 185 ईसा पूर्व तक रहा। 323 ईसा पूर्व से 185 ईसा पूर्व तक ये वंश रहा। 323 ईसा पूर्व से 185 ईसा पूर्व तक हो गया। इसमें लिखना राजधानी पाटलिपुत्र क्षेत्र, राजधानी पाटलिपुत्र, उस कॉमा लगा के लिखना क्षेत्र उत्तर प्रदेश और बिहार था शुरुआत में। जब चंद्रगुप्त मौर्य को ये सिंहासन मिला तब इस पाटलिपुत्र जो क्षेत्र था, इसका क्षेत्र क्या था? उत्तर प्रदेश और बिहार में। क्षेत्र में लिखना उत्तर प्रदेश और बिहार। प्रथम शासक लिखना, प्रथम शासक चंद्रगुप्त मौर्य, प्रथम शासक चंद्रगुप्त मौर्य। हो गया। इसमें लिखना चंद्रगुप्त मौर्य रहे 323 ईसा पूर्व से 298 ईसा पूर्व तक। चंद्रगुप्त मौर्य 323 ईसा पूर्व से 298 ईसा पूर्व तक, मतलब 25 साल तक भी इन्होंने शासन किया। 323 ईसा पूर्व से 298 ईसा पूर्व हो गया। अगला पॉइंट लिखना इनकी मां का संबंध मुरा नामक जनजाति से था। इनकी मां का संबंध मुरा नामक जनजाति से था। मुरा नामक जनजाति से था। हो गया। अगला पॉइंट लिखना यह भारतीय इतिहास में पहला दलित शासक हुआ। यह भारतीय इतिहास में पहला दलित शासक हुआ। यह भारतीय इतिहास में पहला दलित शासक हुआ। इसी के समय में 3 महान इतिहासकार उभर कर आए। इसी के समय में 3 महान इतिहासकार उभर कर आए। नंबर 1 मेगास्थनीज। मेगास्थनीज मेगास्थनीज। दूसरा लिखना विशाखादत्त। और तीसरा लिखना चाणक्य। मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम था इंडिका। क्या नाम था? इंडिका। विशाखादत्त की थी मुद्रा राक्षस। मुद्रा राक्षस। चाणक्य की कौन सी थी? अर्थशास्त्र। लेकिन ये अर्थशास्त्र पर आधारित नहीं थी।
जैसे 11वीं 12वीं में सब्जेक्ट होता है ना इतिहास, राजनीति, भूगोल, अर्थशास्त्र, तो अर्थशास्त्र वो कॉमर्स वाला नहीं है, ये अर्थशास्त्र पुस्तक प्रशासन के ऊपर थी, पुस्तक में लिख लेना प्रशासन से संबंधित थी, ये किससे संबंधित थी? प्रशासन से। नाम भले ही अर्थशास्त्र दिया था लेकिन ये प्रशासन से संबंधित थी। अब अर्थशास्त्र में सेना का रखरखाव कैसे होना है, सेना में कौन कौन सी बढ़ोतरी करनी है, कमी करनी है, राजस्व कहाँ से आएगा, कर कैसे वसूलना है, जितनी भी चीज़ें थी प्रशासन की, तो ये सब अर्थशास्त्र पुस्तक में पढ़नी थी। समझिए। इसमें लिखना चाणक्य, नीचे से पॉइंट बना के, चाणक्य तक्षशिला विश्वविद्यालय में एक, चाणक्य तक्षशिला विश्वविद्यालय में एक शिक्षक के तौर पर कार्य करते थे। चाणक्य तक्षशिला विश्वविद्यालय में एक शिक्षक के तौर पर कार्य करते थे। हो गया। तक्षशिला पहला अंतर्राष्ट्रीय आवासीय विश्वविद्यालय था। तक्षशिला पहला अंतर्राष्ट्रीय आवासीय विश्वविद्यालय, जिसे आप हॉस्टल कहते हैं उसे आवासीय बोला जाता है। ठीक, तो तक्षशिला अंतर्राष्ट्रीय मतलब देश विदेश जहाँ से जैसे पढ़ने आना है वो पढ़ सकता है। तो तक्षशिला अंतर्राष्ट्रीय आवासीय विश्वविद्यालय था। वर्तमान में पाकिस्तान देश के अंतर्गत आता है, वर्तमान में पाकिस्तान देश के अंतर्गत आता है और यह विश्व धरोहर सूची में सम्मिलित है, और यह विश्व धरोहर सूची में सम्मिलित है। एक दिन हमने लिखवाया था कि भारत के 44 स्थल विश्व धरोहर सूची में शामिल हैं। एक किसी स्पेशल क्लास लगाएंगे तो वो 44 के 44 आपको याद करने हैं, क्योंकि व्यापम और सेंट्रल की जो भी जॉब्स हैं और उनमें ये नहीं रह गया कि नहीं शुरुआत के एक तो स्थल और लास्ट के एक तो स्थल पूछेंगे, कहीं से भी पूछ सकते हैं। तो आपको 44 के 44 याद रखने हैं। ठीक, क्या रह गया? वर्तमान में पाकिस्तान देश के अंदर स्थित है। वर्तमान में पाकिस्तान देश के अंदर, जो तक्षशिला विश्वविद्यालय कहाँ है? पाकिस्तान के अंदर स्थित है और यह विश्व धरोहर सूची का हिस्सा है। अब निकाल लीजिए अपनी MP GK। MP GK में इंदौर संभाग का अंतिम जिला इंदौर चल रहा था। इसके साथ हमने धार, झाबुआ, बड़वानी, खंडवा, खरगोन, अलीराजपुर ये सब कवर कर लिए। कुछ हिस्सा इंदौर जिले का भी हो गया है। लास्ट लाइन बताइए कहाँ तक हुआ? पंडित जवाहरलाल नेहरू, हाँ, ईसा राजे, हाँ, अगला पॉइंट लिखिए। इंदौर मध्य प्रदेश के महानगरों में से एक। इंदौर मध्य प्रदेश के महानगरों में से एक जहां सबसे ज़्यादा शिक्षित पुरुष, इंदौर मध्य प्रदेश के महानगरों में से एक जहां सबसे ज़्यादा शिक्षित पुरुष निवास करते हैं। हमने एक दिन लिखवाया था कि सबसे ज़्यादा शिक्षित पुरुष इंदौर में, सबसे ज़्यादा शिक्षित महिलाएं भोपाल में और सबसे ज़्यादा साक्षरता जबलपुर में लिखवाया था। इसमें लिखना इंदौर से ही अहिल्याबाई होलकर संबंध रखती हैं।
इंदौर से ही अहिल्याबाई होलकर संबंध रखती हैं। अहिल्याबाई होलकर, अहिल्याबाई होलकर, अहिल्याबाई होलकर संबंध रखती हैं। हो गया। जिन्हें लोक माता के नाम से जाना जाता है, जिन्हें लोक माता के नाम से जाना जाता है। वर्तमान में इंदौर हवाई अड्डे का नाम बदलकर, वर्तमान में इंदौर हवाई अड्डे का नाम बदलकर अहिल्याबाई होलकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कर दिया गया है। वर्तमान में इंदौर हवाई अड्डे का नाम बदलकर अहिल्याबाई होलकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कर दिया गया है। ठीक, अगला पॉइंट लिखना, भारत की भूतपूर्व महिला, भारत की भूतपूर्व महिला लोकसभा अध्यक्ष, भारत की भूतपूर्व महिला लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन, सुमित्रा महाजन इंदौर से संबंध रखती थी। अब इनका निधन हो गया इसलिए रखती थी। इंदौर कहाँ तक लिखा, भारत की भूतपूर्व महिला लोकसभा स्पीकर सुमित्रा महाजन इंदौर से संबंध रखती थी। जैसे वर्तमान में लोकसभा स्पीकर कौन है, लोकसभा स्पीकर यही लिख लो वर्तमान का, ओम बिरला वर्तमान लोकसभा स्पीकर है। आपने संसद टीवी देखा है, सीरियल बदलते टाइम कभी ना कभी तो लग ही गया होगा, संसद टीवी, दूरदर्शन, आज तक वगैरह, तो उसमें देखा है संसद, लोकसभा और राज्यसभा। तो लोकसभा में ओम बिरला यहाँ कुर्सी पे बैठे रहते ना, यहाँ बीजेपी के हो गए, यहाँ दूसरी पार्टी के हो गए, यहाँ कांग्रेस के हो गए, तो यहाँ जो मेन मुखिया होता है जो सबकी बातों को सुनता है, जैसे धन विधेयक पास करना है, कोई कानून पास करना है, तो वहाँ कौन करेगा, ओम बिरला। समझ गए। तो ऐसे ही सुमित्रा महाजन थी इंदौर की जो लोकसभा स्पीकर रह चुके हैं। हो गया। इंदौर मध्य प्रदेश का एक ऐसा जिला है, इंदौर मध्य प्रदेश का एक ऐसा जिला है जहाँ IIM 1996 एवं IIM 1996 एवं IIT 2009 में स्थापित किया गया। IIM 1996 और IIT 2009 में स्थापित किया गया है। हो गया। इन दोनों के फुल फॉर्म आप कहीं से भी ढूंढ कर लाएं, गूगल से ढूंढ कर लाएं, कहीं से भी किताब से खोज कर लाएं, पहले इन दोनों के बारे में पूछेंगे, इसका फुल फॉर्म और इसका मतलब क्या होता है वो आपको यहाँ आके बताना होगा। समझ गए। तो ये दोनों लिख लो, यही होमवर्क में इनका फुल फॉर्म निकाल के लाना है कल। तो जो बच्चे YouTube के माध्यम से देख रहे हैं तो वो कमेंट में भी कर सकते हैं कि IIM का फुल फॉर्म क्या होता है, इसके बारे में आपको क्या जानकारी है। IIT की स्थापना 2009 में इंदौर में होती है, तो इसके बारे में आप क्या जानते हैं, देख लिया। अगला पॉइंट लिखना है इंदौर में, इंदौर में अगला पॉइंट, इंदौर में मध्य प्रदेश का पहला दंत चिकित्सा महाविद्यालय, दंत चिकित्सा महाविद्यालय स्थापित किया गया है। जैसे MBBS होता है 4 साल की, ऐसे ही नीट की परीक्षा पास करके
दंत चिकित्सा महाविद्यालय में प्रवेश लिया जाता है। इसका भी कोर्स कितना होता है? 4 साल का कोर्स होता है। एक दिन समझाया था ना इसको, 4 साल का कोर्स इसका भी होता है। अपने दांत सड़ने क्यों लगते हैं, पायरिया क्यों होने लगता है, मसूड़े लाल क्यों हो जाते हैं, खून क्यों निकलने लगता है, क्या कमी है हमारे शरीर में जिससे ये दांत वगैरह की जो सड़न वगैरह है ये होने लगती है रोग, उसके बारे में भी 4 साल का गहन अध्ययन किया जाता है। जैसे MBBS डॉक्टर के लिए किया जाता है वैसे इसके लिए। तो इसका पहला कॉलेज कहाँ है? इंदौर में। नाम क्या है? पहला दंत चिकित्सा महाविद्यालय। अगला पॉइंट लिखना, इंदौर में होलकर साइंस कॉलेज, इंदौर में होलकर साइंस कॉलेज, अटल बिहारी वाजपेयी कॉलेज, साइंस कॉलेज कॉमा अटल बिहारी वाजपेयी कॉलेज हो गया। नर्सिंग कॉलेज आदि स्थापित हैं, नर्सिंग कॉलेज आदि स्थापित हैं। हो गया। अगला पॉइंट लिखना, इंदौर में मध्य प्रदेश का पहला, इंदौर में मध्य प्रदेश का पहला विमान रिपेयरिंग सेंटर स्थापित है, विमान रिपेयरिंग सेंटर स्थापित है। विमान रिपेयरिंग का मतलब जैसे हवाई जहाज की पार्ट्स खराब हो जाते हैं तो उसे सुधारने के लिए। हो गया। इंदौर में सौर ऊर्जा से चलने वाली पहली टीवी, सौर ऊर्जा से चलने वाली पहली टीवी कस्तूरबा ग्राम में, कस्तूरबा गांव में लगाई गई थी। इंदौर में पहली सौर ऊर्जा से चलने वाली टीवी कस्तूरबा गांव में लगाई गई थी। हो गया। अगला पॉइंट लिखना, इंदौर में परिवहन प्रशिक्षण केंद्र स्थापित किया गया है। इंदौर में परिवहन प्रशिक्षण केंद्र स्थापित किया गया है। हो गया।